नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात रिश्तों को तार तार करने वाली खबर की करते हैं। जी हां, पटना सिटी से एक खबर आई है जहां एक बेटे ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी है। जी हां, गला दबाकर मां की हत्या की गई है। उसके बाद बेटे ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। संपत्ति विवाद में इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। माल सलामी थाना के नुरुदीगंज मोहल्ले की घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा है पटना सिटी से, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटे पर मां की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है और हत्या के बाद बेटे ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। संपत्ति विवाद में इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। माल सलामी थाना के नुरुदीगंज मोहल्ले की घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर 2 मजदूरों की मौत हो गई और बताया ये जा रहा था, आशंका ये जताई जा रही थी कि इन दोनों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम के आदेश के बाद मझौलिया के मच्छर गांव में छापेमारी भी की गई। हालांकि इस छापेमारी में शराब की बरामदगी नहीं हुई। डीएम ने कहा कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच के लिए सुरक्षित रखा जाएगा बेसरा रिपोर्ट। हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही हम लोग प्रिजर्वेशन भी करेंगे। जो तीसरा है उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और फाइनली जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ कहना संभव है। वैसे हम लोगों ने अपनी विभिन्न टीम को, मेडिकल टीम को और एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ टीम को उस गांव के आसपास जहां उनका डेथ हुआ है वहां हमने भेजा है। हम लोग इंक्वायरी डिटेल में करा रहे हैं और यदि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कोई ऐसी सूचना जिसके कारण से इनका डेथ हुआ है, तो हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या वहाँ उस मठिया गांव के पास छापामारी किया गया है जहाँ भारी मात्रा में शराब मिला है? नहीं, अभी तक ऐसी सूचना हमें प्राप्त नहीं। और सर, परिजनों का जो आरोप है उस यहाँ पे क्या किया जाएगा? परिजनों का कहना है, जो भी कहना है कि शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। इसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे कि कहीं भी ये नहीं, किसी ने उनको शराब पीते नहीं देखा है, नहीं आने के बाद उन्होंने किसी से कमिट किया है कि हमने शराब पिया है। और वहाँ पे 2 लोगों के साथ एक और व्यक्ति के जो बीमार पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, वो उस बीमार व्यक्ति से हमारे एसडीओ ने भी बाइट लिया है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ। तो देखिए, गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर अभी भी अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों की माने तो कहा जा रहा है कि कल काम खत्म करने के बाद इन तमाम लोगों ने एक साथ शराब पी थी, देशी शराब पी थी। उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले दोनों लोग जो हैं झारखंड के गुमला के रहने वाले हैं और गोपालगंज के मझौलिया में एक ईंट भट्टे में काम करते थे। आशंका जताई जा रही है कि रात को काम के बाद जब इन लोगों ने शराब पी, उसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी। 45 साल के बुधवा और 50 साल के कर्मा की मौत हुई है। फिलहाल दोनों शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और देखेंगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ पर है जिनकी उम्र 50 साल है। और उसके अलावा आप एक और शव देखेंगे यहाँ पर सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है इसके बाहर पड़ा हुआ है और जो नगर थाना इंस्पेक्टर वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ये पूरा घटना जो है विजयपुर थाना के मझौलिया गाँव का है। और यहाँ पर कोई नरसी शाह का चिमनी है जहाँ पर ये काम करते थे। सारे जो मजदूर जिनकी मौत हुई है वो रांची के रहने वाले हैं, गुमला जिला बताया जा रहा है। और उनके जो कुछ परिजन हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जाने की कोशिश करते हैं। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। ये क्या लगेंगे जिनकी मौत हुई है? पापा। क्या नाम है उनका? बुधवा। बुधवा कर्मा। और एक और जो दादा की मौत उनका क्या नाम है? कर्मा के बुधवा। अच्छा, इनका नाम बुधवा, उनका नाम कर्मा है। तो कैसे डेथ हुआ इनका, कैसे बीमार हुए थे? उनका पेट दर्द करत रहे और बिहने पेशा पर उठा 3 बजे, फिर सुता, फिर थी। बताओ, 1 मिनट, एक और परिजन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल। कोमल,
तो कमल, ये जो दोनों का डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ है? जैसे हमारा सुबह में मिट्टी बनाया हम, ठीक है, मैं मिट्टी बांटने, हाँ चिमनी बांटने गया था, मैं इसका बाप चिल्ला रहा था, ये रो रही थी, मैं समझाया क्यों रो रही है, तो ऐसा बात है। मैं सुना कि तीसरा बता रहा था कि दोनों आदमी जाके दारू पिया शाम को, दारू पिया, 2 आदमी ये पिया, एक गांव का जो मनसीगिरी करता है ना वो भी दारू पिया, ठीक है। तो घर में क्या उसका कैसा हालत है तो कोई देखने नहीं गया है, बस इतना ही बात मैं देख। फिर क्या हुआ, इन लोगों को कहाँ लेके गए आप लोग? फिर यहाँ से मैं भोरे लग गया, भोरे अस्पताल में? भोरा सुई लगाया, सुई अभी भरा हो रहा, फिर उसके बाद रेफर कर देख नहीं अपना गाड़ी कर लो लेके जाओ, तो फिर एम्बुलेंस हम किए और करके वहाँ से यहाँ लाए। लेके आए? हाँ जी। तो दोनों की डेथ हो गया दोनों का? हाँ। तो और कितने लोग वहाँ पे शराब पिए हुए थे इस तरह से? ऐसा तो बताने में हम समझ आया कि 3 आदमी बता रहा था। अच्छा, तो एक आदमी का नहीं पता चला अभी कहाँ है? अभी क्या घर में कैसा है ना ये हमको मालूम नहीं है। क्या नाम बताया अपना? हमारा कोमल नाम है। तो देखिए, ये कोमल है, उनका कहना है कि चिमनी पर काम करते थे और 2 लोग जो है उनका डेड बॉडी जो है यहाँ पर सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है, और एक और व्यक्ति हैं जो शराब पी थे, उनके अभी कुछ वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है वो कहाँ पर हैं। तो गोपालगंज में जो खजवानी जो शराब कांड हुआ, जहाँ 19 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद दूसरा मामला है जब जयपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति जो है ट्रेसलेस है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो जहरीली शराब से मौत के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कैमूर की घटना के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन। और सवाल ये भी कि सरकार और प्रशासन सख्त है, फिर शराब आखिर कहां से आई। और सवाल यह भी कि शराबबंदी कानून क्या सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। तो आखिर बुधवार और कर्मा की मौत कैसे हुई, जांच के बाद ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि शराब कहां से आई, पूरी तरह से जांच का विषय है। फिलहाल बात कर लेते हैं बेतिया की खबर की, जहां पर आदमखोर बाघिन को पकड़ने की हर कोशिश अभी तक नाकाम साबित हुई है। यहां पर वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल रही है वन विभाग को। एहतियात के तौर पर वन विभाग की तरफ से जो जंगल से सटे हुए गांव हैं, उन तमाम लोगों को, ग्रामीणों को ये कहा गया है कि रात में आप खेत पर ना जाएं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बाघिन मानपुर जंगल के पास ही है। पटना जू की स्पेशल टीम के साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम इस ऑपरेशन में लगी हुई है। हम आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में इस बाघिन ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है। और चलिए बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। जी हां, 16 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं और कहा जा रहा है कोविड नियमों का पालन करते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन यह भी सवालों के घेरे में। हम आपको 2 तस्वीरें भोजपुर की दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, आरा में 53,000 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और कोविड नियम जो है वो ताक पर रखे गए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कहां है किसी को नहीं पता है। और दूसरी तस्वीर देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा की दावा किया जा रहा था, लेकिन ये तैयारी भी है कि कैसे चिट पुर्जा बनाया जाएगा, कैसे परीक्षा में कोई सवाल का आंसर आता है और अगर चिट से भिड़ गया तो उससे जवाब दे दिया जाएगा। तो मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और दावों में कितना दम है, ये इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक तरफ कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो दूसरी तरफ कदाचार मुक्त परीक्षा की भी पोल खुल रही है। तो आरा की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से चीट पुर्जे यहां पर बनाए जा रहे थे। और अब बात करते हैं रोहतास की, जहां से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हम आपको बता दें कि जितने भी छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे, उन सभी के जूते मोजे उतरवा दिए गए। दरअसल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सासाराम के उच्च विद्यालय चौखंडी पथ रोजा रोड स्थित परीक्षा केंद्र की। आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए छात्र आ रहे हैं। इन सभी परीक्षार्थियों के जूते खुलवा दिए गए, जबकि इस बार जूते खुलवाने का नियम है ही नहीं। जब इस बारे में केंद्र पर तैनात दारोगा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से जूते खुलवाने का निर्देश दिया गया था। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। लोग का समिति का आदेश है सर, विद्यालय वाले लोग खुलवा रहे हैं। विद्यालय वाले लोग खुलवा रहे हैं।
और अगर आप केरोसिन तेल वाला लैंप जलाते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। जी हां, ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हजारीबाग के से आई है, जहां केरोसिन तेल वाले लैंप को जलाने के दौरान विस्फोट हुआ और इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि एक शख्स की मौत हो गई है और रिम्स में 3 का इलाज भी चल रहा है। घायलों में हालत गंभीर है 3 की और इनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि लैंप में केरोसिन तेल डालकर जलाने के बाद उसमें विस्फोट हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सभी लोगों ने पीडीएस डीलर के पास से तेल लिया था। तेल में मिलावट की आशंका जताई जा रही है। उधर प्रशासन ने लोगों से केरोसिन तेल के इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। हजारीबाग सदर प्रखंड का यह अमनारी पंचायत का अमनारी गांव है, जहां पर कि सोमवार की देर रात्रि एक केरोसिन तेल डालने के दौरान लैंप ब्लास्ट कर गया था। और ये वही घर है जहां की 3 लोग हादसे में शिकार हो गए और जिनका कि इलाज इस समय रिम्स में चल रहा है। हालांकि इसी गांव के एक घर में एक महिला और घायल है, जिसका इलाज हजारीबाग सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ साथ चुटियारों में भी यहाँ पे 4 लोग जख्मी हुए हैं। लैंप में तेल डालने के दौरान ब्लास्ट हुआ है। 6:30 बजे एक महिला इस घर में थी, वो सविता देवी, वो लैंप में तेल डाल रही थी। लैंप जल रहा था, उसी क्रम में लैंप में और जो जर्किन था जार, उसमें विस्फोट हो गया। तो महिला लगभग 70% और उसके 2 बच्चे साथ में थे, एक पवन कुमार और आयुष कुमार, वो दोनों भी 60% झुलस गए हैं, जिसको वह हम लोग इलाज के लिए गाँव के लोगों के सहयोग से पहले हजारीबाग सदर अस्पताल ले गए और बेहतर इलाज के लिए उन लोग को हम लोग रांची भिजवाए हैं। अमनारी में उसी दिन सेम डे में 15-20 मिनट के बाद दूसरी घटना घटती, वो भी एक ढिबरी में तेल डाल रही थी महिला, वो भी ढिबरी और उसका भी जार जो है ब्लास्ट कर जाता है और वो भी झुलस जाती है, उसका भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम उठाए थे 14 तारीख का जनवरी में, तो जनवरी वाला तेल जो है सो हम वितरण किए हैं जनवरी में, और वही तेल से जला रही थी। अभी तो फरवरी वाला तेल मेरा मिला नहीं है, और बाकी हम क्या बोल सकते हैं। तो कितने लोगों को आपने तेल बांटा था? जितना हमारा राशन कार्ड है 300 कार्डधारियों को ही सबको वितरण किए हैं। देखिए, निश्चित रूप से केरोसिन में ही कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की घटना घटी। हालांकि जो गांव के डीलर है उन्होंने यहाँ के कार्डधारियों से अपील किया है कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें। वहीं जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर अब तागिद है और यहाँ पे इसकी मामले की जाँच में जुटी है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि कहां से गड़बड़ी हुई है और आखिर इस हादसे के पीछे कौन इसको जिम्मेवार है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन इस समय मुस्तैद है और जानकारी इकट्ठा करा रहा है, मामले की जांच भी कर रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। इस हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। बेहद अहम सवाल ही कि केरोसिन तेल से विस्फोट आखिर कैसे हुआ। बिल्कुल, केरोसिन तेल में क्या कोई गड़बड़ी थी? क्योंकि एक के बाद एक 2 ऐसी घटनाएं सामने आ गई। एक जगह ढिबरी में तेल डाला जा रहा था और दूसरी जगह लालटेन में। और देखिए, सवाल ये भी बेहद अहम कि क्या केरोसिन तेल में मिलावट की गई थी, और अगर केरोसिन तेल में मिलावट की गई थी तो ये मिलावट किसने की, ये भी बड़ा सवाल है। क्या पीडीएस डीलर की गलती थी? यहां गलती भी देखनी पड़ेगी। ये तमाम सवाल हैं जो बेहद अहम। न्यूज़ 18 इन सवालों को उठा रहा इस हादसे के बाद। और बात करते हैं मुजफ्फरपुर की खबर की, जहां पर बदमाशों ने एक घर को उड़ाने की कोशिश की है। जी हां, मुजफ्फरपुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने एक वकील के घर को उड़ाने की कोशिश की। बदमाशों ने दिल्ली में रह रहे एक वकील के घर को सिलेंडर बम से दरअसल उड़ा दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। बम ब्लास्ट में घर की दीवारें और खिड़कियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर गणेश दत्त नगर के रोड नंबर 4 की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रात 2 बजे हुए इस विस्फोट से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने एक पत्र के जरिए मनोज सिंह के बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी है। बता दें कि मनोज सिंह दिल्ली में रहते हैं और उनका बेटा कन्हैया बेंगलुरु में रहता है। 2 बजे रात में अचानक जोरों की धमाका हुई, जिससे पूरा मोहल्ला दहल गया। जब हम लोग ऑन द स्पॉट पहुंचे तो देखे कि यहाँ एक गैस सिलेंडर बम उड़ा हुआ था और मकान का चिथड़ा उड़ा हुआ था। सामने से शीशा वगैरह सब फूटा हुआ था। सभी लोग मोहल्ला के जुट गए। इससे मोहल्ला में काफ़ी दहशत व्याप्त हो गई है। रात को जब हम लोग सो रहे थे तो 2:15 में आवाज़ आई, एक बहुत भयानक आवाज़।
जब हम लोग उठे हम लगा कि कुछ फटा है शायद, तो नीचे आए तो देखे सिलेंडर फटा हुआ था और पूरा मकान हिल गया था। लाइट उठ का एक और चरचरा गया था, अंदर का आवाज़ आई थी। करीब 2 बजे की घटना है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर के यहाँ पर सिलेंडर बम का विस्फोट किया, जिससे काफ़ी दहशत फैल गई है मोहल्ले में। चला गया, पटना भी चला गया। अच्छा। और एक चिट्ठी भी छोड़ गया है जो कन्हैया सिंह के नाम से है, उसको चिथरा उड़ाने की धमकी बार बार वो मैंने उसमें दे रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुधीर, रात के 2 बजे ब्लास्ट किया जाता है और एक चिट्ठी भी छोड़ी जाती है कन्हैया के नाम से, जो वकील के बेटे हैं कन्हैया, जो बेंगलुरु में रहते हैं, उनके नाम से चीथड़े उड़ाने की बात कही जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार में बताएं। ये बीच मोहल्ले का मसला है। एक तपेश्वर सिंह रिटायर्ड मेडिकल कर्मी थे, उन्हीं के लड़के का मकान है मनोज सिंह का, जो दिल्ली में रहते हैं, और उनका पोता कन्हैया भी स्टूडेंट है और वो बाहर पढ़ाई करता है। रात के 2 बजे सिलेंडर बम उनके घर के आगे प्लेस कर विस्फोट करा दिया गया। विस्फोट के बाद जाहिर है कि चूंकि आवाज जोरदार थी, इसलिए मोहल्ले में दहशत का माहौल कायम हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची है, वहां से सिलेंडर बम के टुकड़े भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और पुलिस ने भी माना है कि यह विस्फोट का ही मसला है। फिलहाल जांच की जा रही है। अब तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं लग पाई है कि यह करतूत किसकी है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच मोहल्ले के लोग काफी डरे हुए थे। जाहिर तौर पर डर का आलम है क्योंकि बहुत जोरदार ये विस्फोट था रात के 2 बजे। बहुत धन्यवाद सुधीर इस जानकारी के लिए। अब ये जांच का विषय है कि आखिर कन्हैया को के नाम से ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। क्या कन्हैया का किसी से पुराना जो है विवाद था, किसी बात को लेकर कोई दुश्मनी थी? जांच के बाद ही, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। सुधीर, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात सिवान की करते हैं। सिवान में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई। जी हां, सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं और दवाइयों के लिए उन्हें अस्पताल से बाहर यानी प्राइवेट दवा दुकानदारों के पास जाना पड़ रहा है। जी हां, वहां से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, जबकि जो मेडिसिन स्टॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी माने तो कुछ एक ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें खरीदने के लिए उन्हें सदर अस्पताल से मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, जबकि मरीज और उनके परिजन इस बात से सहमत नहीं है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने व्यवस्था का जायजा भी लिया है। एक दवा बाहर से क्या बोला गया? बोला है लोग कि बाहर से ले लेना। क्या बोले? नहीं है। कितना दवा मिला, कितना नहीं मिला? एक दवा नहीं मिला है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के सदर अस्पताल में, जो दवा के स्टॉकिस्ट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी मेडिसिन जो है डॉक्टर द्वारा सिवान सदर अस्पताल में जो लिखी जाती है, वो लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे जो कर्मचारी है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है, वो दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर, आप देख सकते हैं सीधी तौर पर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कितनी दवाई अवेलेबल है, कौन कौन सी दवाई देख सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे जो सदस्य दी जाती है। कौन सी दवा अवेलेबल है और कौन क्या नहीं मिल पाता है? दवा जितने लोग आते हैं, जो दवा जो अवेलेबल रहता है, हाँ, उसको दिलाया जाता है। जैसे अभी जो पूजा पे जो दवा लिखा गया है, हमारे पास रेंटेक है, तो उसको दे देंगे। बहुत सारे लोग आते होंगे जो दवा नहीं जो लिखा है उसको नहीं मिलता होगा। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, उस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में वो जो दवा पूजा पे हमको रहता है दे देते हैं। हाँ। जो नहीं रहता है उसको बोलते हैं कि आप आगे देख लीजिए जाके काउंटर पे। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम है MD फैसल। MD फैसल। हाँ, तो ये MD साहब से इनका कहना था कि जो दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है, तो दवा जो अवेलेबल रहता है वो दे दी जाती है, अन्यथा वो लोग बाहर से लेना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे थे, तो बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं जिसको लोग बाहर से ले रहे थे, और बहुत सारी दवाई जो सरकार द्वारा यहाँ दी जाती है वो दवाई यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन आवश्यकता है इसे और बढ़ाने की, ताकि जो लोग हैं उनको बाहर से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और बात मौसम विभाग के अलर्ट की, तो मौसम विभाग ने रांची और उसके आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है और लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह भी दी गई है। बारिश और ओलावृष्टि से जान माल का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने इसके लिए विशेष तैयारी भी कर रखी है। मौसम तो बदला, मौसम सुहावना हो गया है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठंड एकाएक फिर बढ़ गई है। हाँ, ठंड तो बढ़ी है, ठंड बढ़ी है। अभी तो ठीक लग रहा है, गर्मी के बाद जो है ये ठंड बढ़ा है थोड़ा सा। कि रांची का पहले 3 वेदर्स था, वेदर्स का कोई गारंटी नहीं थी रांची की। आज से
25 साल पहले किए हैं। कभी भी बदल सकता है और बसंत ऋतु का आगमन है, इसमें जो भी है सब भगवान की देन है। भगवान के ऊपर है, जिस तरह के जिस रूप में रखे आदमी उसी तरह इंसान का जीवन है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। लोगों अपने घर में कैद रहें, घर से बाहर ना निकलें। कारण यह है कि इससे जान माल और फसल की नुकसान हो सकती है। अगले 48 घंटों में बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट हो सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और खूंटी से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनआईए की टीम खूंटी के तमाड़ में डिमनिया गांव पहुंची है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खूंटी के तमाड़ के डिमनिया गांव पहुंची है एनआईए की टीम और नक्सली जो है एनएम हस्सा पूर्ति की गिरफ्तारी के लिए ये टीम यहां पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर खूंटी से इस वक्त एनआईए की टीम ने घर की तलाशी भी ली है। अरविंद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? एनआईए की टीम खूंटी पहुंची है, खूंटी के तमाड़ के डिमनिया गांव में। जी बिल्कुल अनूप, ये मैं बता दूं कि बड़ी खबर है। एनआईए की टीम लगातार इस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ हो या फिर मानव तस्कर के मामले की हो, हर मामले को लेकर एनआईए की टीम अभी सक्रिय है। और आज जो है रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र है और डिमनिया गांव विजयगिरी के बगल में है। वहाँ पर एक पूर्व नक्सली जो है, जो कुकड़ू बाजार में 2 साल पहले एक घटना हुई थी, 5 पुलिसकर्मियों की हत्या होकर उनके हथियार लूटे गए थे, उसमें शामिल था एनएम हस्सा। उसी के घर में ये आज छापेमारी हुई। हालांकि पुलिस को देखते ही एनएम हस्सा भागने में जरूर सफल रहा, लेकिन पुलिस पूरे उसके घर की तलाशी ले रही है और पूरे घर की खंगाल रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है फिलहाल। हालांकि एनआईए की टीम किसी को बताने से अभी गुरेज कर रही है, अभी किसी तरह की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। जी अनूप। अरविंद, एनएम हाल ही में जेल से छूटकर वापस आया था। एनआईए क्या आरोप लगा रही है? कोई बात तो बता रही होगी एनआईए की टीम? जी अभी तक एनआईए की तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पूर्व में ये जो शामिल था कुकड़ू बाजार में जो 5 पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी और हथियार की लूट हुई थी, उसमें शामिल रहा है। लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि किसी नए मामले में भी इसकी तलाश थी। जी अनूप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, खूंटी से बड़ी खबर, जहां एनआईए की टीम तमाड़ के डिमनिया गांव पहुंची है और यहां पर जो नक्सली है एनएम हस्सा पूर्ति, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। कई घरों में तलाशी ली है। अभी हाल ही में जेल से छूटकर एनएम जो है वो बाहर निकला है। और नवादा से एक अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नवादा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां नवादा से खबर आई, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ट्रक और ई रिक्शा में टक्कर हुई है। टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो देखिए, और एक बच्चे के साथ 2 लोग घायल भी हैं इस हादसे में। शहर के 3 नंबर बस स्टैंड के काली मंदिर के पास की घटना है। टक्कर में रिक्शा के परखच्चे उड़ गए, ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा भी किया गया। इस हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। दुर्घटना में घायल अनिल कुमार के मुताबिक वो पटना से अपने बेटे का इलाज कराकर वापस लौट रहे थे और इस टक्कर में उनकी पत्नी सीमा कुमारी की मौत भी हो गई। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।